बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीआईए काफी अरसे से मुसलसल खबरों की जद में है और बदकिस्मती से इसके बारे में बुरी खबरें ही आ रही हैं। अब पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के एक तैयारे को मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मुकामी हुकूमत ने अपने फैसले अपने कब्जे में ले लिया है। जो वहां के हुकाम थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। पीआईए ने इस 777 बोइंग तैयारे की लीज की रकम अदा नहीं की थी, जिसकी वजह से इसे कब्जे में ले लिया गया है। ये वजह हमें बताई गई है पीआईए की तरफ से। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बदनामी की खबर है। पाकिस्तान की परचमदार कौमी एयरलाइन का तैयारा कब्जे में लिया जाना कौम के लिए यकीनन इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है, और वो भी उस हुकूमत के दौर में ये सब हो रहा है जो ये दावे करती थी कि इसके दौर में ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत बढ़ाई जाएगी। पीआईए तैयारे को कब्जे में लेने की कार्रवाई मुसाफिरों के सवार होने के बाद की गई। तैयारा मलेशिया की मुकामी अदालत के हुक्म पर तहवील में ले लिया गया है। मुसाफिरों को तैयारे से उतार दिया गया, जबकि जहाज का 18 रुकनी अमला वो भी कुआलालंपुर में फंस गया। जहाज के अमले को अब 14 दिन क्वारंटीन में गुजारना पड़ेंगे। तर्जुमान पीआईए का इस हवाले से कहना यह है, मलेशिया में पीआईए का एक तैयारा अदालती हुक्म पर कब्जे में ले लिया गया है। इस मामले में बरतानवी अदालत जो है वो पीआईए और एक पार्टी का आपस में जो एक केस था वो ज़ेर अल्तवा है। मसले के एहसन हल तक मुसाफिरों की मुनासिब देखभाल की जाएगी। मलेशिया में अदालती हुक्म पर तैयारी को कब्जे में लिया जाना यकीनन ना सिर्फ पूरी कौम के लिए एक नाखुशगवार वाक़या है, बल्कि जो लोग इसमें डायरेक्टली इस वक्त इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग भी है और मुश्किल वक्त भी है। पीआईए हुकूमती सतह पर इस मसले के हल के लिए कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इसे पूरे मुल्क के लिए जिल्लत और रुसवाई का बाइस करार दिया है। मरियम औरंगजेब ने जो कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो कह रही है पाकिस्तान की रुसवाई पे हत्ते के इज्जत का इमरान खान साहब पर और मौजूदा नलायक, नाअहल और चोर टोले पर होना चाहिए। इस हवाले से मरियम औरंगजेब से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मरियम औरंगजेब। मरियम साहिबा, आपने कहा है कि मुकदमा वजीर आजम पर होने चाहिए हत्ते के इज्जत का, ये आपने सियासी बयान दिया है या आप संजीदगी से ये बात कह रही हैं कि मुकदमा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परिया, मैं हर सियासी बयान भी संजीदगी से देती हूँ। सियासी बयान बहुत संजीदा होते हैं, लेकिन ये एक तसलसल है, ये एक पैटर्न है। आपको याद होगा कि जो बैनुल अक़वामी पाबंदियां लग जाती हैं पीआईए के ऊपर, फिर पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद आपको याद होगा कि जो वजीर हवाबाजी हैं वो कभी पूरे के पूरे पायलट्स जो हैं हमारी, उनकी डिग्रियां जाली करवा देते हैं, फिर वो वापस हो जाती हैं, फिर वो केस लड़ते हैं। फिर उसके बाद आपने आज जो देखा, आज आप देखें कि मुल्क कौमी एयरलाइन मलेशिया में सवारियों समेत, पैसेंजर्स समेत, खबर क्या आ रही है कि कब्जा कर लिया गया मलेशिया की तरफ से। मतलब इतनी रुसवाई, इतनी बेइज्जती आप, और एक तसलसल है, और एक तसलसल है जो जारी है 2018 से, जब से ये नलायक, नाअहल, चोर, टेला टोला मुल्क पे मुसल्लत हुआ है। इनको कुछ समझ ही नहीं आती। कहते हैं 400 बिलियन की चीनी चोरी हो गई, वजीर आजम कहता है पता ही नहीं। उसके बाद आटा चोरी 250 अरब का हो जाता है। उसके बाद 122 अरब की एलएनजी का टीका लग जाता है और एलएनजी मंगाई नहीं जाती जुलाई में। और अब आप देखें, आपका जहाज अगर लीज पे है, अगर कोई केस जो है जो कि कोर्ट में है, आप इतने ज्यादा लापरवाह हैं कि जिसके साथ आपकी मुल्क की इज्जत जुड़ी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान है आप, और जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो उस वक्त आप कहते हैं कि अगर किसी गली के उसमें कुत्ता मर जाए तो वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये मुल्क की बेइज्जती, रुसवाई और बदनामी का बाइस बन रहा है। ऐसे वजीर आजम पे हत्ते के इज्जत का, मुल्क की हत्ते के इज्जत का मुकदमा करना चाहिए। ये बात मैंने बहुत संजीदा की है, और ये तमाम चीजें हर पाकिस्तानी शहरी की इज्जत और वकार के साथ जुड़ी है। इन नलायकों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है मुल्क के साथ। सो मरियम औरंगजेब साहब, आपने ये भी कहा है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है, आपने कहा गैर मुल्की फंडिंग लेकर बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगवाने, तमाम पायलट्स की डिग्री जाली करार, कभी जुर्माने भरने और साख को तबाह करने के लिए की गई है।
इसमें आपको कनेक्शन नजर आ रहा है फॉरेन फंडिंग की केस के साथ जो अभी हो रहा है? कनेक्शन हर पाकिस्तानी को नजर आ रहा है फरिया। ये जो फॉरेन फंडिंग जिसको कल तस्लीम कर लिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, इलेक्शन कमीशन ने, कि फॉरेन फंडिंग इलीगल हुई, अगर किसी एजेंट के जरिए होगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसका नहीं पता, लेकिन उन्होंने फंडिंग को तस्लीम कर लिया। आप 2018 के अगर आप पैटर्न को देखें, 2018 में मईशत 5.6% पर तरक्की कर रही थी, महंगाई 3% के ऊपर इन्फ्लेशन थी, सीपैक के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, 14,000 मेगावाट बिजली बन के पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। अब आप देखें क्या हो रहा है, आपकी कश्मीर के लिए पाकिस्तान जो आवाज उठा रहा था बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, आज उन सबको कंपेयर करें इंडिकेटर्स को, आज आपकी मईशत मंथली 0.1 के ऊपर है। उसके बाद आपकी जो बेरोजगारी अवाम गरीब से गरीब तर हो गई है, कश्मीर का सौदा हो गया। आप मुल्क के अंदर किसी शोबे को देख लें, तमाम शोबा जो है वो तंजली की तरफ गामजन है। मुल्क के अंदर एक ऐसी नहुसत तारी है कि हर रोज हमें एक शर्मिंदगी, एक बुरी खबर का सामना है, और उसके बाद आप कहते हैं मेरी तैयारी नहीं थी। अगर इजाजत है हमारे साथ दो लॉ के बैकग्राउंड वाले साहब मौजूद हैं, सो अगर उनसे राय ले लें। आमिर साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये जो पूरा केस है, इसमें कैसे ये हो सकता है, इज दैट पॉसिबल कि पता ही ना हो गवर्नमेंट को, तैयारा जा रहा हो और उससे रोक लिया जाए? अब इसमें तमाम बातें, अब कुछ भी कहें पीटीआई या गवर्नमेंट या पीआईए, लेकिन नेग्लिजेंस तो साफ नजर आ रही है। देखिए, इसकी दो चीजें हैं। एक तो ये जो मलेशिया की जो वहां की लोकल कोर्ट है, उसने यकतरफा तौर पे ये फैसला किया है, पीआईए को बुलाया भी नहीं, पीआईए से सुनी भी नहीं, पाकिस्तान को पूछा भी नहीं, और अपने ताई उन्होंने ये एक डिसीजन ले लिया कि इसको फिलहाल हम यहाँ पे रोक लेते हैं। अब एक्चुअल जो इसका इशू है वो तो यूके में है। अगर इन्होंने कोर्ट में पेंडिंग है, तो अगर अभी तक फैसला नहीं आया, तो मैं समझता हूं कि जब तक डिसीजन ना आ जाए आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। और अगर डिसीजन आया हुआ है तो और उन्होंने वाकई ही इसको कहा है कि आप डिफॉल्ट कर गए हैं, आपने लीज मनी नहीं दी और आपके जिम्मे इतना पैसा है, आप एक फलानी मुद्दत होती है उसमें दे दें, और अगर ये सब कुछ के बावजूद भी पीआईए ने नेग्लिजेंस दिखाई है, तो ऑब्वियसली इट्स ग्रेट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पीआईए। को आप जानते होंगे, क्या इतना आसान है कि कोई प्रॉपर पेपर ना हो, कुछ और रोक लिया जाए इस तैयारी को, मुसाफिरों को दाद दिया जाए? श्योरली उनके पास कोई कवर होगा। ऑब्वियसली देखिए ना, वो कोई किसी उनके एयरपोर्ट के या एविएशन के स्टाफ ने तो नहीं रोका, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके जो मलेशियन कोर्ट है वहां पे पूरा केस पुट अप हुआ होगा। एंड द पॉइंट इज कि इनकी पीआईए की लीगल टीम है, उसकी विजिलेंस पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि दे शुड हैव बीन वेरी विजिलेंट। के बात है मुसाफिरों की, फिर वो त्यारा जिसका 777 इट्स अ बिग एयरक्राफ्ट, इसको आप ले जाके उनकी गवर्नमेंट, बट दिस इज वन साइडेड स्टोरी। अब पीआईए को चाहिए कि बताए कि लीगल साइड पे, ये नहीं कि जनाब हमने पैसे देने थे, लीगल साइड पे बताएं कि उन्होंने कहा। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पिछले चंद सालों से, बल्कि काफी सालों से, जो बैरून मुल्क हमारे लीगल इश्यूज हैं, वो पाकिस्तान से जो लीगल टीम्स जाती हैं, वो पाकिस्तान से, चाहे वो नैब की, जैसे अभी ये आपका ब्रॉडशीट का केस था, तो वहां पे उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कि आप जाके इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके अपने केसेस को फाइट करें। बट अगेन इट्स ब्लो कि जो उन मुसाफिरों बेचारों का क्या कसूर है, और मलेशियन गवर्नमेंट से भी ये पूछना चाहिए कि जनाब अगर उन्होंने रोकना था तो दे शुड हैव गिवन फर्स्ट, उनको बता देते कि जनाब आपके खिलाफ ये कोर्ट ऑर्डर आ गया है, आप ऑन बोर्ड ना कीजिए, आप इस फ्लाइट को रोकिए। तो ये लग रहा है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं गलती हुई है। राइट मरियम, आई नो आप ट्रैवल करिए, लेकिन क्विक क्वेश्चन, जो आप लोगों ने अभी कॉल दी है इलेक्शन कमीशन के सामने, इंतखाबात के सामने प्रोटेस्ट करने की, इस इलेक्शन कमीशन ने तो 2018 के इंतखाबात नहीं करवाए, तो प्रोटेस्ट यहाँ पर क्यों? एक तो जो अभी लॉयर बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे अग्री करती हूँ कि ये इतना सिंपल नहीं होता। मैं उस पर फिर यह ऐड कर दूं कि ये दो गवर्नमेंट्स की बात है, ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की बात है, ये दो गवर्नमेंट से रिलेशनशिप की बात है, उनके सफारत खाने यहाँ होते हैं, उनका पूरा एक तरीका होता है। मैं नहीं मान सकती कि ये तमाम चीजें कोई मालूम नहीं थी। बिल्कुल इसमें इग्नोरेंस और गलती है और ये बरती गई है। और उसके साथ साथ आप देखें, कल वो जो एक ब्रॉडशीट के ऊपर आप जो पाकिस्तान हाई कमीशन की यूके में मुंजमद हो गए असासे, ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में चली,
आप देखें उस दिन बीबीसी की फ्रंट हेडलाइन थी ये कि पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है यूके में उसके असासे मुंजमिद हो गए हैं, सीज कर दिए गए हैं। मतलब इंडिविजुअल्स की गलतियों, नालायकों, नाअहलों की गलतियों का खमियाजा पूरे मुल्क को अदा करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन की जहां तक आपने बात की, 2014 से फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पेंडिंग है। इसके अंदर जो पिटिशंस हैं और जो डाली गई हैं और फिर ये स्टेज देते रहे हाई कोर्ट से कि इसको पब्लिक ना किया जाए और इनके ऊपर स्टे लेकर इसको ताखीर करते रहे। हमारा जो एक जो वाज़िया ऐलान है कि जो परसों उन्होंने मान लिया कि फॉरेन फंडिंग हुई है और वो किसी एजेंट्स के जरिए हुई है, जो वो कहते हैं इसमें पार्टी का कसूर नहीं है, आपने पैसे वसूल किए। हम वो फैसला लेने जा रहे हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का, जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिसमें से डिक्लेयर्ड नहीं है और फॉरेन फंडिंग होती रही और वहां से पैसे आते रहे। और मैंने जो पहले बात कही थी कि क्या ये फॉरेन फंडिंग बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो क्या मुल्क के खिलाफ एक सवालिया निशान तो है ना, कि 2018 में एक चलता फिरका मुल्क जिसकी मईशत ग्रो कर रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, सीपेक फ्लरिश कर रहा था, मुल्क के अंदर एक गुड फील फैक्टर था, वो किधर चला गया? एक 3-2.5 साल में मुल्क कहां से किधर आ गया? तो कोई ना कोई चीज तो है। 2019 जनवरी को हम वो फैसला लेने जा रहे हैं जो शायद प्रेशर की वजह से इलेक्शन कमीशन देने में कासिर है। राइट, हमें ब्रेक पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच डिटेल में बात करने के। वेलकम बैक। फॉरेन फंडिंग केस की बात हो रही थी, उस पर एक नजर हम क्विकली डाल लेते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में जो जवाब जमा कराया है उसके ऊपर अब पीएमएलएन इतराज उठा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया वो कुछ यूं है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में फंड इकट्ठा करने वाले एजेंट्स को इमरान खान की वाज़ेह हिदायत थी कि सिर्फ उन जराए से फंडिंग हासिल करें जो ममनुआ ना हो। अगर कोई एजेंट हिदायत के बरक्स रकम जमा करे और तफसील भी पार्टी को ना दे तो उसकी जिम्मेदार पीटीआई नहीं है। पीटीआई के तहरीर जवाब के मुताबिक एजेंट्स ने बयान हल्फी दिया था कि उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने की पार्टी पॉलिसी पर अमल किया है। बेस्ट दानियल, इस बयान के अलावा क्या बयान देती पीटीआई जो आपके ने इतराफ कर लिया, और क्या जवाब होना चाहिए था जो आपको लगता कि वो बेहतर जवाब था? देखिए, आपने पहले किया कि पीएमएलएन को इसके ऊपर एतराज है। पीएमएलएन को कोई एतराज नहीं है, आपके आइन को एतराज है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइन के ऊपर एतराज है। और आपका आइन जब कहता है कि फॉरेन फंडिंग में आप जब पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो दूसरे मुल्क से आप फंडिंग नहीं ले सकते, वो इसराइल हो, वो अमेरिका हो या कोई और भी मुल्क हो। और वो इसलिए आपका कॉन्स्टिट्यूट आपको रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक हिडन वॉरफेयर है उसको बचाया जाए, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए और आपके मुल्क की मैशत को प्रोटेक्ट किया जाए। आज जो जितना भी तसलसल है, हमारा बयानिया क्या है, फिर वही वहां बात आ जाती है कि देखिए इनके अग्रीमेंट के साथ इनको तमाम, आज इन्होंने खुद फॉरेन ऑफिस इलेक्शन कमीशन के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जब हमने दिए, ये और पार्टीज ने दिए, तो ये सब इनके पास था। इनके अपने बाबर साहब जो इनकी अपनी पार्टी के रुकन रह चुके हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जब दिए, जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना पता हो कि हमने ये, एंड इट इज बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट जो क्वेश्चनेबल है कि भाई कि इन्होंने उनसे पता होते हुए, जानते हुए फंडिंग ली है और इसीलिए आज ये 4 साल तक स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते रहे। कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी दूसरा स्टे ऑर्डर। ये बात करते थे कि हम स्टे ऑर्डर्स के पीछे नहीं फिरेंगे, ये कहते थे कि हम आवाम को अकाउंटेबल हैं। तो आज अकाउंटेबिलिटी करें। आज आपको बताएं कि वो जो पैसा था वो कहां से आया, वो किधर गया और वो कहां इस्तेमाल किया गया। कि देखिए अरबों रुपया है वो पाकिस्तान में आया और वो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो ये हर किसी को मुहब्बे वतन का सर्टिफिकेट देते हैं, हर किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं, ये सर्टिफिकेट तो किसी को नहीं मिला कि आपको पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों की फंडिंग से आप अपनी पार्टी चलाते रहे और आप पाकिस्तान में लोगों को इंस्टिगेट करते रहे, जो बलोचिस्तान में आप करते रहे या जब और जगहों में जाके आप करते रहे, लोगों को इंस्टिगेट करते रहे। तो किसके पैसे थे? वो फॉरेन फंडिंग थी, वो बाहर के लोगों के पैसे थे और वही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। ओके, आई थिंक अब हम कंसेंसस पर आ गए हैं। यही बात पहले यहाँ पे हम कहते थे कि ये अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग रखें, लेकिन यहाँ पे ये मामला कनेक्ट कैसे हो रहा है? हम फॉरेन फंडिंग और पीआईए को जो कनेक्ट करने की कोशिश की है उससे बात करें। आई विल आस्क यू फॉर फर्दर क्लैरिटी राइट आफ्टर ब्रेक।
क्योंकि थोड़ी सी शायद यहाँ पे मामला क्लियर नहीं था तो उसको क्लियर कर देते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर ने सियासी फंडिंग से मुतालिक कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में PTI के खिलाफ 2014 से ये दरख्वास्त दायर कर रखी है। इनकी दरख्वास्त के खिलाफ PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत इलेक्शन कमीशन में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर की गई और अकबर एस बाबर का कहना था कि PTI के एतराज़ात और दरख्वास्तें ताखीरी हरबे हैं। सो आमिर साहब, अब आप हमें इस पर लीगल जो स्टैंडिंग है वो बता सकते हैं। जो जवाब दिया है PTI ने वो उसमें कोई गलती? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक बात तो जो अभी इससे पहले इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई, जो इमरान खान साहब का शौकत खानम है या इमरान खान साहब ने जो इस कौम पे चंद एहसान किए हैं, उसमें एक चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे शौकत खानम हो, चाहे नमल यूनिवर्सिटी हो, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जो इस कौम को बिल्ड करने के लिए बने हैं। तो उसमें किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी या उसकी फंडिंग में या उसके बनने में नहीं है। ठीक है, अब रह गए अकबर एस अहमद साहब जो इनके पार्टी के थे, उनके पास रिकॉर्ड वगैरह जो कुछ भी था वो चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और वो कहते हैं कि जी ये जो फॉरेन फंडिंग हुई है, एक चीज ज़हन में रखिए कि फॉरेन फंडिंग जो उनसी होती है वो कोई किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकती, वो कोई इलीगल काम नहीं है, वो कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी या ओवरसीज, मैं आ रहा हूं ना, अब थोड़ा सा दीजिएगा, मैं थोड़ा इजी इसको समझा दूं। ठीक है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पे जाके आपकी पार्टी को नाअहल किया जा सकता है। पॉइंट इज कि आपने वो जो अमाउंट आता है उसको, जैसे आपने कहा कि डिक्लेयर करना होता है, कि डिक्लेरेशन देनी होती है। इसमें फिर दो चीजें हैं। एक बात ज़हन में रखिए कि इस मुल्क में इससे पहले जो कानून था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और इलेक्शंस के दीगर 2017 से पहले कवानीन कुछ और थे। 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 आता है। ये तमाम ट्रांजैक्शंस 2017 से कबल की हैं। 2017 से पहले जो कानून था वो ये कहता था कि अगर पार्टी फंड आता है बाहर से, फॉरेन फंड, और वो डिक्लेयर नहीं है तो उसकी जो मैक्सिमम सजा दी हुई थी वो ये दी थी, नाअहल नहीं कर सकते पार्टी को, वो फंड बहक्के सरकार फोरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। ये उस वक्त के कानून थे। अब के कानून में भी कुछ इसी तरह की बात है, लेकिन एक चीज है कि उस फंड से अगर पाकिस्तान के खिलाफ, अगर पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ किसी पार्टी ने कुछ काम किया है तो तब जाके कहीं वो पार्टी के खिलाफ उसको बैन किया जा सकता है, स्ट्रेट अवे नहीं कि मिस डिक्लेरेशन पे। और ये बात साबित करनी पड़ेगी कि जो ये बैरून मुल्क से फंड आया ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। सो दिस इज इट्स अ वेरी टेक्निकल और लॉन्ग प्रोसेस है और ये पहला फोरम है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आगे भी जाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये चलेगा। बैरिस्टर साहब, इससे जो अभी राजा आमिर अब्बास ने बताया उससे तो ये लग रहा है कि आप लोग फिर सियासी प्रेशर डाल रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर आप एहतजाज कर रहे हैं कि प्रेशर डाल सकें। हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम देखें, हमारा सिर्फ एक नैरेटिव है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप नहीं ले सकते, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कहता है कि आप फॉरेन फंडिंग में आप बैरून ममालिक के दूसरे मुल्कों से और दूसरे लोगों से आप नहीं ले सकते, और उसकी आपके पास जहां जहां है उसमें एक वन ऑफ द वो भी है कि आपके जो इलेक्टेड लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पहली चीज। और उसमें फिर आगे 444 जिस तरह और चीजें दी गई। हम इनसे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का हमेशा से PTI का प्रेशर था। ये आज 7 साल हो गए हैं, ये आज स्टे ऑर्डर के पीछे, कभी एक स्टे ऑर्डर के पीछे भागते हैं, कभी दूसरे। पहले ये कहते थे कि हमने फॉरेन फंडिंग की नहीं, फिर ये कहते थे कि हमारा स्टे ऑर्डर में है, अब ये कहते हैं कि हाँ हमने की लेकिन हमारे एजेंट्स ने की, और कल एक नया बयानिया लेके आ जाएंगे। हम कहते हैं कि जो भी है इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला दे, वो गलत है वो ठीक है, और फिर बताए कि अगर आईन क्या कहता है उसको क्लैरिटी बताए, और अगर पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा दिया गया है, अगर वो पैसा गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि भाई जवाब दो कि आपको मैशत किधर मिली थी, यहां कैसे आप ले आए, आप जवाब दो। आपने PIA की इज्जत के जो आपने हाल कर दिया, आपने कैसे किया, ये चीनी आटा चोरी माफिया, हम कहते हैं ये आपकी मेहनत के बाद है, ये आपने जो पैसा अपना डाला है, अपना टाइम डाला है, उसके बाद का ये हाल है। गरीब बंदा खत्म हो गया, आपने गुर्बत की आपने पीक पे ले गए हैं, महंगाई आप पीक पे ले गए हैं, ऑयल प्राइसेस आप पीक पे ले गए हैं, LNG के टर्मिनल आपके बंद पड़े हुए हैं, और आप 3 दुगनी महंगी आप LNG सिक्योर कर रहे हैं आज फिर आप उसके, तो इसके एजेंडे पे चल रहे हैं, उसी के एजेंडे पे चल रहे हैं जिसके पैसे आपके पास। ओके, हम एक ब्रेक लेने
बैक। दूसरी तरफ ब्रॉडशीट का मामला अभी तक उसमें नई नई बातें पता चल रही हैं। बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया है कावे मौसफी ने, उसमें और बातें आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासी शख्सियात के बैरून मुल्क सजात का सुराग लगाने के लिए अपनी खिदमत पेश करने के हवाले से मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनकी बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि वो पहले ही रज़ाकाराना तौर पर मौजूदा हुकूमत को बरतानिया में $1 अरब मालियत के एक मशकूक बैंक अकाउंट की निशानदही कर चुके हैं। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत ने ताहाल इसका खोज लगाने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि 13 जनवरी को एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ब्रॉडशीट के इंकशाफ के मुताबिक एक पाकिस्तानी सियासी शख्सियत ने $1 अरब बरतानिया मुंतकिल किए थे। ताहिम उनका दावा था कि ब्रॉडशीट ने ताहाल हुकूमत को इस अकाउंट होल्डर शख्सियत का नाम नहीं बताया। पहले सुन ले प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि ये जो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें देख रहा था कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। बैरिस्टर साहब, ये आप भी बता दें, जो पहली ट्वीट आई थी मरियम नवाज की, इस पर बहुत लोगों से सवाल कर चुके हैं, वो वाज दैट अ रीजन टू सेलिब्रेट? कि वो बाद में क्या वो मौसवी आके कहते रहे कि मुझे नहीं समझ आई कि क्यों खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ के कई अकाउंट्स का उन्हें इल्म है जो कि न्यू जर्सी, लंदन, स्विट्जरलैंड और कई जगहों पर है और वो साबित कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो एक सवाल है कि जो पाकिस्तान की आवाम का $65 मिलियन जा रहा है, उसके लिए कोई तो अकाउंटेबल है। किसी ने तो नुकसान किया है। वो तब के फॉरेन मिनिस्टर, तब के फाइनेंस मिनिस्टर, तब के जनरल परवेज मुशर्रफ, आज उनकी हुकूमत के सारे स्पोक्स पर्सन बैठे हैं। ये तमाम लोग अकाउंटेबल नहीं है। ये कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं कि आज 10 साल पहले आप कहें कि वो वही लोग सारे आज कैबिनेट का हिस्सा हैं। मुझे आप एक फर्क बता दें कि एक बंदे का, तो आपके वही लोग हैं, तो ये अकाउंटेबल कैसे नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने तब किया था। देखिए, अमाउंट इज 20% ऑफ द alleged corruption जो वो आपको एक्यूज कर रहे हैं कि आपकी जमात। बिल्कुल ठीक। अब आप यहीं रुक जाएं। आपने कहा बात को कैसे आप जब उसने कहा कि alleged, तो साथ उसने सुने वो लंदन हाई कोर्ट पे किस चीज के लिए गया? उसने कहा कि मैंने ये प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कवर की थी, मुझे उन्होंने ये कहा था कि ये इल गॉटन मनी से है, ये पैसा ये प्रॉपर्टी इल गॉटन मनी से। सुने उसने कहा कि इल गॉटन मनी से ये प्रॉपर्टीज ली गई हैं। ठीक है, अब मुझे ये प्रॉपर्टी जो है आप पोजेस कर लें और मुझे यहां से करें। बर्तानिया का कोर्ट क्या कहता है? वो कहता है कि इल गॉटन मनी से नहीं है, इस केस का कोई ताल्लुक नहीं। जब उन्होंने कहा कोई साहब, उन्होंने कहा इस केस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो आप जाने और जिन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिन्होंने कैंसिल किया था, वो नेक्सस, वो नेक्सस आपका वहां आता है। जब बर्तानिया का कोर्ट उनको उन प्रॉपर्टीज को क्लियर करता है, तो क्लियर चीज से पता चलता है कि ये जिनका मैनिफेस्ट है, इनकी बातें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब झूठ है। अगर इनमें हकूकत होती तो बर्तानिया का कोर्ट उस प्रॉपर्टीज को प्लेज मतलब छोड़ता, इस तरह वो उसको पहले प्लेज करते। आप एक उड़ते हुए जहाज को पकड़ के कोर्ट के ऑर्डर पे मुझे ये कहते एक्स पार्टी, वो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं है मलेशिया में, वो जो जहाज पकड़ा है, वो उनके पैसे उन्होंने ओ करने थे, पिछले 1.5 साल से अपनी किस्त नहीं पे कर सके। आपका कॉन्ट्रैक्ट है मलेशिया के साथ, मलेशिया ब्रिटिश यूके गवर्नमेंट के, यूके कोर्ट्स का, उन्होंने उसलिए वो जहाज, उन्होंने लेटर्स लिखे हुए थे, डिप्लोमेटिक टाइज थे, इनको रिपीटेडली बताया गया था। इन्होंने फिर भी वो बोइंग 777 वही वहां भेजा जिनको पता जिस मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट है, और उन्होंने जहाज कॉन्फिस्केट कर दिया। इसी तरह इन्होंने पहले भी अपना मुंह काला करवाया पाकिस्तान का, और आज भी करवा रहे हैं। देखिए, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर रिप्यूट। जब ये इंटरनेशनल फोरम्स में जाके इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो योर एंटायर कंट्रीज इंटीग्रिटी दैट स्टेट। ठीक है, लेकिन लेट्स क्लियर, ये जो केस है ब्रॉडशीट का, इसमें कौन खुश हो? ये पीटीआई वाले खुश हो या पीएमएलएन हो? ये वाजे कर दें। देखिए, एक बात मैं अभी क्लियर करता जाऊं कि ये केस को समझा ही नहीं है, थोड़ा सा दानियाल के पास भी वो नहीं पता। ये केस शुरू होता है 2009 की में ब्रिटिश कोर्ट्स में। 2009 में कोई वो प्रॉपर्टीज के लिए नहीं जाता, वो जाता है नैब के खिलाफ कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और वो आपने वन साइडेड खत्म कर दिया, और अब हम उसमें आर्बिट्रेशन में अवार्ड लेने जाता है। 2009 के बाद 2016 में उसका डिसीजन आ जाता है। उस डिसीजन के खिलाफ वो डिसीजन क्या आता है कि ये चूंकि यूनिलैटरली वन साइडेड खत्म किया गया है, तो इस फर्म को इतने पैसे आपने बतौर जुर्माना देने हैं। प्रॉपर्टीज का कोई जिक्र नहीं हो रहा, ठीक है, डैमेजेस हैं। फिर 2016 के बाद 2020 में 2016 में पाकिस्तान अपील में चला जाता है उसके खिलाफ,
और 2020 में वो अपील खत्म हो जाती है। जब वो अपील खत्म होती है तो वो जो उनके हक में फैसला आया था उसको यूके में कहते हैं उन्होंने उसको चार्ज करना था। चार्ज करने के लिए वो कहते हैं कि बताइए ये पैसा हम कहां से निकालें। तो उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं, ये थोड़ा से 2 मिनट दे दें। ये एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं, ये बहक के सरकार जब्त हो चुके हैं, ये प्रॉपर्टी है। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन है इसके अकाउंट्स है, इसमें कैश पड़ी हुई है। अब जब वो एवनफील्ड्स के अपार्टमेंट्स की बात हुई तो उसकी चूंकि अपील अभी तक पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा आसान यही है कि यहां से ये जो कैश पड़ी हुई है ये हमें दे दी जाए। और मैं बता रहा हूं, 1 सेकंड आफ्टर दैट 2003 में हुआ क्या, अब बात कि ये क्यों वन साइडेड हो गया। 2003 में नवाज शरीफ एनआरओ करके मुशर्रफ से बैरून मुल्क चला गया, हुदैबिया का केस वहीं रह गया, दीगर हेलीकॉप्टर वाला केस वहीं रह गया, और ये वो वजह बनी कि जिस पे उसने अपने पहले इंटरव्यू में कहा सॉरी क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले इंटरव्यू में मुशर्रफ साहब ने कहा, मुशर्रफ ने कहा कि चूंकि अब मैं पीपीपी बना रहा हूं, मैं क्यू लीग बना रहा हूं, तो उसने ये नैब को आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो और इन लोगों को एनआरओ दे दिया। इन्होंने वहां तक बात ठीक की है, नहीं वहां तक बात ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई कि ये नैब ने इस प्रॉपर्टी को अगर पोजेस किया हुआ है, ये नैब कहती है ये इलीगल इल गॉटन मनी से है, तो फिर हमें दे। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए उन्होंने कहा यूके कोर्ट ने कहा, यूके कोर्ट, क्योंकि इनको मुशर्रफ साहब ने कहा था जितना ये पैसा इन पॉलिटिशियंस जो लोग थे इनका पैसा पाकिस्तान से बाहर है, ये इल गॉटन मनी से है, ये उनको कहा था इल गॉटन मनी से। और जब कोर्ट में उन्होंने इस प्रॉपर्टी की बात की कि ये प्रॉपर्टी है, नैब कहता है मैंने इसको कॉन्फिस्केट कर दिया, तो वो कोर्ट कहता है कि बिल्कुल ये यूके लॉ में ना कॉन्फिस्केट हुई हुई है, ना हमारे पास इसका कोई और रिकॉर्ड है, ये क्लियर प्रॉपर्टी है। बिल्कुल एवनफील्ड की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्लियर प्रॉपर्टीज है और इसका कोई पैसे बनते थे। एडमिरल मंसूर अली को उसने अनर्थ किया था और वो पैसे थे, तो इट वाज बिटवीन नैब और उसके दरमियान। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम जेंटलमैन। मरियम औरंगजेब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डू गिव मी योर फीडबैक। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज।